हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। तो अफवाह तंत्र का अर्थ होता है जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम अफवाह तंत्र कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब देखिए, भारत की जो अफवाह तंत्र है इसमें हम सभी छोटी बड़ी नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें जानते हैं भारत की जो नदियाँ हैं, जो अफवाह तंत्र है भारत का वो कैसा है, कैसी बनावट है, इन सब के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली जो भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण है वो मुख्य रूप से भौगोलिक स्थल कृतियाँ हैं के द्वारा होता है। अब आप कहोगे कि भौगोलिक स्थल कृतियों के द्वारा कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो जो नदियों की बनावट है वो डिपेंड करती है कि किस क्षेत्र की कैसी बनावट है, किस क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप कैसा है। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं वो अधिकतर घुमावदार होती हैं और उनमें जो पानी का स्तर होता है वो भी अधिक होता है। नदियाँ गहरी होती हैं, ठीक है। और वहीं आगे जब नदियाँ बढ़ती हैं पर्वतीय क्षेत्र से, जब वो आगे बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं तो वहीं जो नदियाँ हैं वो कम घुमावदार आपको देखने को मिलेगी और जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में कम होता आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस आधार पर भारत की जो नदियां हैं उनको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप नदियां। अब हिमालय की नदियों का अर्थ होगा जिसमें हम यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय नदियां जिसमें हम प्लेन्स की जो नदियां हैं यानी कि मैदानी क्षेत्र की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जानते हैं जो हिमालय की नदियां हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो हिमालय की अधिकांश नदियां आपने 12मासी देखी होंगी। 12मासी का अर्थ होता है कि 12 महीने आपको इन नदियों में पानी नजर आएगा। ठीक है, पानी के स्तर भले ही घटता बढ़ता ज़रूर है क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग जैसा आपका वेदर होगा, अगर मॉनसून है तो मॉनसून पे डिपेंड करती हैं कुछ नदियाँ, तो वहाँ पर क्या होती हैं, जो नदियाँ हैं उनका जो पानी का स्तर है, जल स्तर है, वो आपको बड़ा हुआ नजर आएगा, यानी कि पानी का स्तर बढ़ जाता है मॉनसून के सीज़न में। वहीं अगर आप सर्दियों में इन नदियों को देखिए तो कुछ हद तक जो नदियां हैं वो कम हो जाती हैं, इन नदियों का पानी का स्तर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हिमालय की नदियां होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये नदियां हैं ये 12मासी क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें जो जल होता है वो वर्ष भर होता है। ठीक है, 12 महीने मैंने आपको पहले भी बताया कि 12 महीने आपको पानी देखने को मिलेगा। इसका रीज़न अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कभी वर्षा की वजह से आपको पानी दिखेगा, तो जब वर्षा नहीं है तो अन्य सीजन जब होते हैं तो इस समय क्या होता है, जो बर्फ़ होती है पहाड़ों पर तो उसके पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से हिमालय से निकलने वाली नदियों में लगातार पानी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए जो हिमालय की नदियां हैं इनमें दो मुख्य नदियां मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी। एक तो है सिंधु नदी और फिर दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो ये नदियां हैं तो इन नदियों की जो श्रृंखला है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की, तो ये उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने के कारण ये जब आगे बढ़ती हैं मैदानी क्षेत्र में तो ये सभी पर्वतों को काटकर एक गांज का निर्माण करती हैं। यानी कि नदियां जब पानी का बहाव लेकर के अपने साथ आगे बढ़ती हैं तो उस पानी से पहाड़ क्या होते हैं, कटते हैं। ठीक है, और जिससे घाटी का निर्माण होता है उसे ही हम गांज कहते हैं। तो इस तरीके से नदियां आगे बढ़ती हैं। फिर है इसमें ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग। अब देखिए नदियों का जहाँ से उद्गम स्थल होता है और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर नदियाँ बहुत उफान में होती हैं, बहुत तेज़ गति में होती हैं। तो इस वजह से जब नदियों का उद्गम स्थल से जब ये शुरू होती हैं और जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ तक जब ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो इस वजह से इन नदियों को उस समय इनका ये काल या उस समय या उस एरिया में उसको युवा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नदियों का युवा अवस्था उनको कहा जाता है।
तो ये नदियाँ अपनी पर्वतीय मार्ग यानी कि युवा अवस्था के कारण क्या करती हैं, बहुत उफान में होती हैं, तो ये भी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। छिप्रकाएँ और जलप्रपात का निर्माण करते हुए ये मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत अनेक स्थलकृतियों यथा समतल घाटियाँ, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नदियाँ हैं वो अपने साथ साथ अलग अलग प्रकार की बनावट, अलग अलग प्रकार की झीलों को, मैदानों को, ठीक है, और डेल्टा का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं और फिर अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं पर्वतीय मार्ग से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं। अब इसमें देखिए दूसरा हमने जो पॉइंट या हम नदियों को जिसमें हमने 2 भाग में बांटा था, तो दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, एक तो हमने हिमालय की नदियों के बारे में जाना, फिर दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब पहले हम प्रायद्वीप शब्द को ही समझ लेते हैं। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रायद्वीप शब्द का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थल, ठीक है, या भूमि का वो हिस्सा जहाँ पर वो अधिकतर पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, तो भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं और इसमें बहने वाली जो नदियां हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां कहेंगे। ठीक है, तो जो प्रायद्वीप की नदियां होती हैं ये कुछ हद तक मौसमी होती हैं, यानी कि मौसमी का अर्थ होता है कि जैसा वर्षा का जो समय होता है उस समय इन नदियों में अधिक पानी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ नदियां यहाँ पर ऐसी भी हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, जिसमें अपना खुद का पानी है, ये वर्ष भर बहती हैं क्योंकि ये नदियां ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनमें जो मानसून है ये पहले दक्षिण पश्चिम की वजह से यहाँ पे जो मानसून है वो रहता है और उसके बावजूद उत्तर पूर्वी मानसून इसमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से प्रायद्वीप नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं उसको ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब आप कहोगे कि एस्चुरी क्या शब्द हो गया, तो कई लोगों को अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं जिनको समझ आता है तो ऐसी नदियाँ जो कि कहीं पर आगे चल कर के डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि उद्गम स्थल से सीधे सीधे जाकर के जहाँ पे इनका विसर्जन होता है, यानी कि जहाँ पर ये नदियाँ समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तो उन नदियों को हम ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नर्मदा व ताप्ती के अलावा शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपूछा, पेरियार तथा पंबा आदि जो नदियां हैं ये पश्चिम अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये पश्चिम अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। अब इनके ये जो नदियां हैं ये क्या है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ये भी ध्यान में रखना है। प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी इसमें देखेंगे हम। कुछ ऐसी नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं जिसमें गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावरी एवं वेगई हैं। ठीक है, अब पेनार नदी द्वारा दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी जिसको हम कैनियन कहते हैं इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, पेनार नदी के द्वारा गंडीकोटा घाटी का निर्माण हुआ है जो कि दक्षिण में है। किस नदी के कारण? पेन्यार नदी के कारण, ये ध्यान रखना है। देखिए आगे इसमें है प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि ये पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में इनका बहाव है और आगे बढ़कर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और ये आगे चल कर के डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे कि हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। नदियां जब डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, तो देखिए जो एस्चुरी शब्द आया था अभी इसका पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जब डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तो इसे हम एस्चुरी कहते हैं या तब एस्चुरी का निर्माण होता है।
तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? माही, तापी, नर्मदा, मांडवी आदि ऐसी नदियाँ हैं जो सीधे सीधे एस्चुरी बनाती हैं, यानी कि कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि वो डायरेक्ट जा कर के समुद्र में वो मिल जाती हैं। अब देखिए प्रायद्वीप नदियों का लंबाई के अनुसार एक घटता क्रम, यानी कि कौन सी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप नदी की? तो गोदावरी सबसे बड़ी है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है कि इसका घटता हुआ क्रम क्या है प्रायद्वीप नदियों का। आगे है प्रायद्वीप अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इन दोनों में से कौन सा सबसे पुराना अपवाह तंत्र है? तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं और इन पे विसर्पण का अभाव होता है, यानी कि ये कम घुमावदार होती हैं। ठीक है, विसर्पण का अर्थ होगा कि बिल्कुल सर्प की तरह घूम के नहीं चलती हैं बल्कि लगभग लगभग सीधी आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें है तटीय नदियाँ, विशेष रूप से पश्चिमी तट की नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी हैं। ठीक है, तथा इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जल ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर इनमें पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो तट वाले जो तट का अर्थ होगा जो बिल्कुल समुद्र से लगे हुए एरिया हैं। तो तटीय नदियाँ विशेष रूप से पश्चिमी तट की जो नदियाँ हैं वो कम लंबी हैं, ये याद ध्यान रखना है, और इनकी जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम है, सीमित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत पाकिस्तान का 1960 में एक सिंधु नदी समझौता हुआ था, इसके बारे में जानते हैं, ये एग्ज़ाम बेस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियाँ व्यास, रावी, सतलुज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, ये उस समय डिसाइड हुआ, जबकि सिंधु, चिनाब तथा झेलम की 80% जल का उपयोग जो है वो जो है पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो इनका जो बहाव है सिंधु, चिनाब तथा झेलम का, तो इनका उपयोग कौन करता है? क्योंकि भारत से बह कर के पाकिस्तान की ओर जाती हैं, तो इनका बहाव, इनका जो पानी का उपयोग है, जल का उपयोग है, वो पाकिस्तान करता है। वहीं ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का जो पानी का प्रयोग है सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए, तो ये भारत करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भारत पाकिस्तान का सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।